हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बात कर रहे हैं। इसमें 4 टॉपिक्स पर बात होना है। पहला है टेबल, दूसरा फंक्शन, तीसरा कर्व और चौथा टोटल, एवरेज और मार्जिनल है। हम टेबल और फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम कर्व के बारे में बात करेंगे। कर्व में इन 5 टॉपिक्स पर बात होनी है। हम पहले 4 टॉपिक पर बात कर चुके हैं। इस वीडियो में 5वें टॉपिक पर बात होगी। हम जब छोटे थे तब हमारी माँ ने जब पहली बार हमारे हाथ में पेंसिल दिया था, तब सोचो हमने क्या किया था। हम टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींचने लगे थे, जिसमें बहुत मजा भी आता था। हम अपनी कॉपी में इस तरह की जितने भी लकीरें खींचते हैं, उन्हें ही शेप्स कहते हैं। अब इन शेप को गौर से देखिए। क्या आपको कुछ अलग दिख रहा है? मैं 5 तक गिनता हूँ। 1, 2, 3, 4, 4.25, 4.5, 4.25 और ये 5। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। लेफ्ट साइड वाले शेप में हम देखते हैं कि इन शेप्स को बिना कलम उठाए बनाया जाता है। जैसे इस सीधी लाइन को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक बनाने में कलम को उठाना नहीं पड़ता। इसी तरह इस सर्कल को भी बिना कलम उठाए बनाते हैं। लेकिन दाहिने जानिब हम देखते हैं कि इन्हें बनाने के लिए कलम को उठाना पड़ता है। जैसे इस सर्कल को देखिए, जिसमें अगर पहले अंदर वाले सर्कल को बनाते हैं तब बाहर वाले सर्कल को बनाने के लिए कलम को उठाना पड़ता है। इसलिए ऐसे शेप जिन्हें बिना कलम उठाए बनाया जाता है उन्हें कर्व्स कहा जाता है, जबकि जिन शेप्स को बनाने में कलम उठानी पड़ती है उसे हम नॉट कर्व कह सकते हैं। अब बारी आती है कर्व्स की। इन दोनों साइड के कर्व्स को देखने पर हम पाते हैं कि लेफ्ट साइड वाले के सिर्फ 2 ही डायरेक्शन हैं, जबकि राइट साइड के कर्व्स में 2 से ज्यादा डायरेक्शन हैं। जैसे इस लाइन के किसी एक पॉइंट को लेते हैं तब इसके सिर्फ 2 ही डायरेक्शन हैं। इसी तरह इस सर्कल के भी 2 ही डायरेक्शन हैं, जबकि राइट साइड इस कर्व के 3 हैं, जबकि इस कर्व के 4 हैं। इस तरह से जिन कर्व्स के सिर्फ 2 ही डायरेक्शन हो उन्हें सिंपल कर्व कहेंगे, जबकि 2 से ज्यादा डायरेक्शन वाले कर्व्स को नॉट सिंपल कर्व्स कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल सिंपल कर्व्स का ही होता है। सिंपल कर्व्स को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अगर सिंपल कर्व्स एक सीधी लाइन में हो तो इसे स्ट्रेट लाइन कर्व कहा जाता है, जबकि सिंपल कर्व्स अगर सीधी लाइन में ना हो तब इसे नॉन स्ट्रेट लाइन कर्व्स कहेंगे। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन कौन से कर्व शामिल होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन कर्व्स में कौन कौन से कर्व शामिल होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व, यह एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है, मतलब इस लाइन का एक्स एक्सिस के बीच की दूरी समान होती है। फिगर 1 में एक्स एक्सिस और लाइन की बीच की दूरी समान है, जबकि फिगर 2 और 3 में एक्स एक्सिस और लाइन के बीच की दूरी समान नहीं है, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं कहा जाता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। वर्टिकल लाइन कर्व, यह वाई एक्सिस का पैरेलल होता है, मतलब इस लाइन का वाई एक्सिस के बीच की दूरी समान होती है। फिगर 1 में वाई एक्सिस और लाइन की बीच की दूरी समान है, जबकि फिगर 2 और 3 में वाई एक्सिस और लाइन के बीच की दूरी समान नहीं है, जिसे वर्टिकल लाइन नहीं कहा जाता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को वर्टिकल लाइन कहा जाता है और वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिट होता है। अपवर्ड या पॉजिटिव लाइन कर्व, हम जानते हैं कि डायरेक्ट्रायन 2 तरह के होते हैं। पहला लेफ्ट साइड या राइट साइड, दूसरा अपवर्ड साइड या डाउनवर्ड साइड। इस कर्व को देखें, ये किस डायरेक्शन से शुरू हो रही है और किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड से शुरू हो रही है और अपवर्ड साइड की तरफ बढ़ रही है, इसलिए इसे अपवर्ड लाइन कर्व कहा जाता है। साथ ही इस तरह के लाइन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसे पॉजिटिव लाइन कर्व भी कहा जाता है। डाउनवर्ड या नेगेटिव लाइन कर्व, इस कर्व को देखें, ये किस डायरेक्शन से शुरू हो रही है और किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर झुक रही है, इसलिए इसे डाउनवर्ड लाइन कर्व कहा जाता है। साथ ही इस तरह के लाइन का स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए इसे नेगेटिव लाइन कर्व भी कहा जाता है। हम स्ट्रेट लाइन कर्व के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम आखिर में सिंपल कर्व का दूसरा हिस्सा नॉन स्ट्रेट लाइन कर्व के बारे में बात करेंगे। इसमें उन सिंपल कर्व को शामिल करेंगे जो एक सीधी लाइन में ना हो। अब नॉन स्ट्रेट लाइन कर्व में हम इन तीनों पॉइंट्स पर बात करेंगे।
हम अपने आसपास ऐसी चीजें जरूर से देखते हैं। इन पिक्चर्स को देखिए, इन सब में क्या एक जैसा देखने को मिल रहा है? हम गौर से देखें तब हम पाते हैं कि इन सब के दो सरफेस है, एक जो अंदर से दबा हुआ है और दूसरा जो बाहर से उभरा हुआ है। अंदर से दबा हुआ हिस्सा को ही हम कॉनकेव नाम दे सकते हैं, जबकि बाहर से उभरा हुआ हिस्सा को कॉन्वेक्स कह सकते हैं। इस तरह से इस नॉन स्ट्रेट लाइन कर्व के अंदर दबा हुआ हिस्सा को कॉनकेव कहेंगे, जबकि इनके बाहरी सरफेस को कॉन्वेक्स। इस कर्व को हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखलाते हैं, तब यह कर्व ओरिजिन पॉइंट की जानिब कॉन्वेक्स होगा, जबकि कोऑर्डिनेट प्लेन के बाहर की जानिब कॉनकेव। इकोनॉमिक्स में हम जनरली ओरिजिन पॉइंट की तरफ से ही देखते हैं, इसलिए इस तरह के कर्व को हम कॉन्वेक्स कर्व कहेंगे। अब इस नंबर को देखिए, अगर स्लोप का वैल्यू 0 से इन्फिनिट की ओर जाता है तब हम कहेंगे कि स्लोप बढ़ रहा है। वहीं इसका जस्ट उल्टा, मतलब अगर स्लोप का वैल्यू इन्फिनिट से 0 की ओर बढ़े तब हम कहेंगे कि स्लोप घट रहा है। अब इन स्लोप्स को देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन की तरफ बढ़ते हैं तब स्लोप का वैल्यू बढ़ रहा है। इसी तरह अगर वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ बढ़ते हैं तब स्लोप का वैल्यू घट रहा है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, आगे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब कॉन्वेक्स कर्व के बारे में हमें 3 बातें पता चलती हैं। पहला, ये कर्व ओरिजिन पॉइंट की तरफ कॉन्वेक्स होता है। दूसरा, ये बाएं से दाएं, दाहिनी तरफ नीचे की ओर झुक रही है। तीसरा, अगर इन तीनों पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए इन पॉइंट से एक सीधी लाइन खींचते जाएंगे तो हम देखते हैं कि पॉइंट से बी और बी से सी की ओर जाते हैं, तब हम वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इस कर्व पर स्लोप का वैल्यू घट रहा है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह कॉनकेव कर्व के बारे में भी हमें 3 बातें जानेंगे। पहला, ये कर्व ओरिजिन पॉइंट की तरफ कॉनकेव होता है। दूसरा, ये बाएं से दाएं, दाहिनी तरफ नीचे की ओर झुक रही है। तीसरा, अगर इन तीनों पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए इन पॉइंट से एक सीधी लाइन खींचते जाएंगे तो हम देखते हैं कि पॉइंट्स ए से बी और बी से सी की ओर जाते हैं, तब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इस कर्व पर स्लोप का वैल्यू बढ़ रहा है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होने वाले ऐसे शेप्स के बारे में बात करेंगे जो अंग्रेजी के किसी लेटर्स के जैसा दिखता हो। इस कर्व को देखिए, यह कैसा दिख रहा है? हम कहेंगे कि यह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर यू जैसा दिख रहा है, इसी वजह से इसे यू शेप कर्व कहा जाता है। इस यू शेप कर्व में हम देखते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू पहले घट रहा है। यहाँ बी पॉइंट मिनिमम पॉइंट कहलाएगा क्योंकि इस पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू सबसे कम है। बी पॉइंट के बाद वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू बढ़ने की वजह से यह कर्व ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि यू शेप में वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू पहले घटता है और मिनिमम पॉइंट में पहुंचने के बाद बढ़ने लगता है। अब अगर इन तीनों पॉइंट पर स्लोप की बात करें तब ए पॉइंट का स्लोप नीचे झुकने की वजह डाउनवर्ड स्लोप होगा, जब किसी पॉइंट का स्लोप ऊपर की ओर बढ़ने की वजह से अपवर्ड स्लोप होगा। बी पॉइंट पर स्लोप 0 होगा, इसलिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस कर्व को देखिए, यह कैसा दिख रहा है? हम कहेंगे कि यह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर उल्टा यू जैसा दिख रहा है, इसी वजह से इसे इनवर्स यू शेप कर्व कहा जाता है। इस इनवर्स यू शेप कर्व में हम देखते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू पहले बढ़ रहा है। यहाँ बी पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा क्योंकि इस पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू सबसे ज्यादा है। बी पॉइंट के बाद वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू घटने की वजह से यह कर्व नीचे की ओर घट रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि इनवर्स यू शेप में वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू पहले बढ़ता है और मैक्सिमम पॉइंट में पहुंचने के बाद घटने लगता है। अब अगर इन तीनों पॉइंट पर स्लोप की बात करें तब ए पॉइंट का स्लोप ऊपर बढ़ने की वजह से अपवर्ड स्लोप होगा, जब किसी पॉइंट का स्लोप नीचे की ओर घटने की वजह से डाउनवर्ड स्लोप होगा। बी पॉइंट पर स्लोप 0 होगा, इसलिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस कर्व को देखिए, यह कैसा दिख रहा है? हम कहेंगे कि यह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर भी जैसा दिख रहा है, इसी वजह से इसे भी शेप कर्व कहा जाता है। अगर इसकी तुलना यू शेप से करें तब हम पाते हैं कि वी शेप का मिनिमम पॉइंट बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है, जबकि यू शेप का मिनिमम पॉइंट थोड़ी देर तक रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि वी शेप का मिनिमम पॉइंट जल्द ही खत्म हो जाता है। अब इस कर्व को देखिए, यह कैसा दिख रहा है? हम कहेंगे कि यह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एस का उल्टा जैसा दिख रहा है, इसी वजह से इसे उल्टा एस शेप कर्व कहा जाता है।
ये है मिस्टर ए। एक दिन इसकी अम्मी ने 12 रुपए दिए और कहा कि जाओ दुकान से 2 अंडे ले आओ। आप बताओ कि अंडे की कीमत कितनी है। आइए हम देखते हैं कि अगर अंडे की कीमत अलग अलग हो तब मिस्टर ए इन 12 रुपए से कितने अंडे खरीद पाएगा। मिस्टर ए को उसकी अम्मी ने कुल 12 रुपए दिए थे 2 अंडे खरीदने के लिए, इसका मतलब है कि अंडे की कीमत 6 रुपए है। अब हम देखते हैं कि अगर अंडे की कीमत अलग अलग हो तब मिस्टर ए इन 12 रुपए से कितने अंडे खरीद पाएगा। जैसे अगर मान लो कि अंडे की कीमत 4 रुपए हो तब इन 12 रुपए से मिस्टर ए 3 अंडे खरीद पाएगा। इसी तरह अंडे की कीमत 2 रुपए हो तब इन 12 रुपए से मिस्टर ए 6 अंडे खरीद पाएगा। अब हम इस डाटा को एक कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखलाते हैं। वाई एक्सिस में अंडे की कीमत को और एक्स एक्सिस में अंडे की डिमांड को दिखलाते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, जहां मिस्टर ए इन 12 रुपयों से अंडे की कीमत 6 रुपए होने पर 2 अंडे खरीद पाएगा। हम यहां देखते हैं कि अंडे पर कुल खर्च अंडे की कीमत को उसकी डिमांड से गुना करके मालूम कर सकते हैं। यहां गौर से देखिए तो ये शेप एक रेक्टेंगुलर के जैसा दिख रहा है, जिसका कुल एरिया को हम इसके लंबाई को इसके चौड़ाई से गुना करके मालूम कर सकते हैं। यहां इसकी लंबाई 6 को उसकी चौड़ाई 2 से गुना करने पर इस रेक्टेंगुलर का कुल एरिया 12 है। इसी तरह से अगर हम बी ऑप्शन का कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखलाते हैं तब इस रेक्टेंगुलर का कुल एरिया 3 गुना 4 यानी 12 होगा। अब आखिर में सी ऑप्शन के रेक्टेंगुलर का कुल एरिया 2 गुना 6 यानी 12 होगा। इन तीनों रेक्टेंगुलर को गौर से देखते हैं तब हम पाते हैं कि इन तीनों का कुल एरिया एक समान है। मतलब देखने में भले ये अलग अलग दिख रहा है लेकिन ये तीनों रेक्टेंगुलर एरिया के एतबार से एक समान है। अब हम इन तीनों रेक्टेंगुलर को एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखलाते हैं। यहाँ पॉइंट ए, बी और सी को मिलाते हुए एक कर्व बनाएं तब ये कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कहलाएगा, क्योंकि इस कर्व के इन तीनों पॉइंट पर बनने वाला रेक्टेंगुलर का एरिया एक समान है। इस तरह से हम कहेंगे कि रेक्टेंगुलर कर्व एक ऐसा कर्व है जिसमें शामिल सभी रेक्टेंगुलर का एरिया एक समान होता है।